उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम धरती धौरारी। जैसा मैं कई बार कहता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, ये धरती राजस्थान की है, धरती धौरों की है। इस धरती में कई अनगिनत कण हैं, ऐसे कण जिनमें शौर्य है, ऐसे कण जिनकी एक बहुत महान विरासत है, ऐसे कण जो संगीत से लबरेज हैं, ऐसे कण जो साहित्य से भरपूर हैं। कुछ ऐसे कण भी हैं जो इन सब बातों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अंग्रेजी में इन सबको अपने अंदर समेटे हुए किसी ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पॉलीमैथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी विधाएं हैं, और विधाओं से मेरा मतलब यह है कि उनको हासिल करने के साथ साथ उनमें महारत भी है। तो ही इज कॉल्ड एज अ पॉलीमैथ। तो आज हमारे सामने, मेरे साथ हमारे स्टूडियो में पधारे हैं एक ऐसे ही पॉलीमैथ जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर है, फिजिशियन है बाकायदा। और उसके बाद जब मैं उनके टैलेंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी लिस्ट है जो मुझे खुद पढ़ के सुनानी पड़ेगी, क्योंकि इतना टैलेंट है मैं भूल जाऊंगा। पर खैर चलिए फिर भी बताता हूं मैं आपको। जैसा मैंने बताया, वो फिजिशियन हैं, उसके बाद वो राइटर हैं, उसके बाद वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उसके बाद वो फोटोग्राफर हैं, उसके बाद वो पेंटर हैं, उसके बाद वो म्यूजिशियन हैं। वो खुद गाना लिखते हैं, वो खुद गाना कंपोज करते हैं और वो पियानो पे बजाते हैं, जो कि दुनिया में अब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। बहुत महान, हम कहें तो पियानो वादक भी हैं। इसके साथ साथ, अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसके साथ साथ पर्यावरणविद भी हैं, कानून के छोटे मोटे कहेंगे काफ़ी अच्छे जानकार भी हैं, और देश दुनिया घूमे हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं, कई किताबें लिखी हैं, तकरीबन 71 किताबें लिखी हैं। 71 में से ये 71 किताब है, उनकी 71वीं किताब ये है मेरे हाथ में, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बातचीत को हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसी हमारी रवायत है राजस्थानियों की, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर अरुण शर्मन भी कहते हैं। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। मुझे आपके बारे में बात करने में, कहने में बहुत रोमांच महसूस हो रहा है डॉक्टर शर्मा, ये बताने में कि आपके अंदर इतनी सारी कलाएं हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको राजस्थान का डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन कह लूँ या डाविंची कह लूँ, मैं क्या कहूँ आपको? प्रणाम। मैं दूरदर्शन और सभी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने मंच मौका दिया। बहुत शुक्रिया। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ, और मेरी माँ ने मेरे डीएनए पे ये सब लिख दिया था। जो इसकी बात आप कर रहे हैं वो मेरी माँ ने डीएनए में लिख दिया था। तो ये खाली उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं का ही प्रतिबिंब है, उन्हीं की छवि है। क्या बात है। मुझे वो दोहा याद आ गया डॉक्टर अरुण इससे, कि विधना ने जो लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल भड़े रह रहे होत निसंग। पर कमाल का लिखा है आपके बारे में। तो डॉक्टर शर्मा, एक्टिविस्ट शर्मा, म्यूजिशियन शर्मा, थिएटरिस्ट शर्मा, आप मूलतः राजस्थान के ही हैं? मेरी पैदाइश ही जोधपुर की है, मेरी परवरिश बंगाल की है, महाराष्ट्र की है, खासकर कलकत्ता और बम्बई, जिसको मुंबई और कोलकाता कहते हैं। जी। तो वहाँ से, जोधपुर से माउंट आबू तक के सफ़र के दौरान आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी जैसा बता रहे हैं आप, बम्बई भी रहे हैं, कोलकाता भी रहे हैं, काफ़ी शहरों में रहे हैं। इन सारे शहरों को आपने देखा होगा, अगर एक आम भाषा में कहें तो आपने घाट घाट का पानी भी पिया होगा। आपको राजस्थान, अंततः फिर आप माउंट आबू चले गए। जी। माउंट आबू जाना कैसे हुआ? मैंने जीवन में कुछ पसंद नहीं किया, न चुना। जी। जिंदगी ने मुझे चुना और मुझे हर जगह ले गई, मैं माउंट आबू आ गया। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आप यू आर डेस्टिनीज चाइल्ड, हम कहें तो जिंदगी ने आपको चुना है और आप वहाँ तक पहुँचते चले गए। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ जी। मैं उस सागर में बह रहा हूँ जिसकी लहरें मुझे जिस तट पे ले जाती हैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वर्तमान में मैं पहाड़ों पर हूँ। क्या बात है। मुझे रिदा फाजली का वो शेर याद आ गया कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पर खैर साहब देखिए, ये तो एक आम बात होती है कि बट आपने अपने लिए पहले चुना मेडिकल एज ए प्रोफेशन। आप उसके बाद ये इतने सारे टैलेंट आपने कैसे अपने आप में विकसित किया, और वो कौन सी प्रेरणा आप में जागी? देखिए, हर इंसान में टैलेंट होते हैं, ये जाहिर सी बात है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, बट आपके अंदर एक टैलेंट की खान है।
तो ये जो सारे टैलेंट आप में आते गए, इसका सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं पूछूं तो कैसे शुरू होता है? सबसे पहली मेरी माँ, जी फिर एकलव्य के एक द्रोणाचार्य थे। जी मेरे बहुत सारे द्रोणाचार्य हैं, जी बहुत सारे। उसमें रविंद्रनाथ हैं, तो डॉक्टर एल्बर्ट स्वाइजर्ट हैं, तो लालन फ़कीर हैं, जी तो बहुत सारे चित्रकार हैं, हुसैन साहब भी हैं, तो शंभू मित्रा है नाटककार, बादल सरकार हैं। मैं जीवन को पूरा जीना चाहता था, लिव लाइफ किंग साइज, और उसी के अंदर करते करते निरंतरता जो मेरे साथ रही, मेरी माँ के कारण, मेरी माँ के सहयोग के कारण, उसी ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। इतना समय कैसे मिल पाता होगा आपको? देखिए इतने सारे टैलेंट लेके चलते हैं आप, तो क्या दिन भर ये सारे काम करते होंगे? पेंटिंग भी करते होंगे आप, थिएटर भी करते हैं आप, म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं, गाना खुद बनाते हैं, खुद इस पर गाते भी हैं इस पेपर आप जंगलों के लिए काम करते हैं, आप जानवरों के लिए काम करते हैं, तो इतना समय कैसे? और उसके साथ साथ एक इतनी सारी चीज़ों के लिए आप जस्टिस, न्याय की बात करो, न्याय समय कैसे दे पाते हैं? पुनः पुनः मैं बोलता रहूँगा, मैं कुछ करता नहीं हूँ, घटनाएं घटती हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ जी और इस होने के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। मैंने आज तक कुछ नहीं किया और इसके बावजूद सब कुछ हो गया। मैं डॉक्टर कैसे बन गया मुझे पता नहीं, किंतु मैं डॉक्टर बन गया और सब कुछ होता रहा। मेरी माँ निरंतर, बचपन से मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे कभी खिलौने नहीं दिए, मेरी माँ ने केवल पुस्तकें ला के दी मुझे। क्या बात? हज़ारों हज़ारों पुस्तकें पढ़ता गया। कोयले की खान से निकलने में कालोश लगती है। जी अगर आप कला की, संगीत की, साहित्य की खान से निकलेंगे तो आपको छुएंगे तो सही वो। फिर आप कबीरा संगत साधु की जो गंधी का बास, वाह। जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। बहुत आप हम्बल होकर बात कह रहे हैं, पर मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ और हम सब मानते भी हैं कि इस तरह से अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को परिष्कृत करना, इन सब विधाओं के बारे में जानना, और जानना ही नहीं, इनमें महारत हासिल करना भी एक बहुत बड़ा जुनून चाहिए होता है, बहुत बड़ा पैशन चाहिए होता है, बहुत बड़ी लगन चाहिए होती है, बहुत सारा समय देना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है, तब हो पाता है। कह देना बहुत आसान है कि इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, पर कर पाना, निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, आप जंगलों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। माउंट आबू की, जैसे मैं चूँकि परिचय बहुत लंबा हो रहा था इसलिए अब हम बात नहीं करते जाते हैं, माउंट आबू को आपने इको सेंसिटिव जोन घोषित करवाया था, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे RF नरीमन साहब, उनकी आपने बहुत ज़्यादा मदद ली थी और आपने उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया था, तो ये कैसे हो पाया था? जस्टिस रोहिंटन नारीमन, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत जगह पे मुझे प्रेरणा और सहयोग दिया है। पियानो भी उसमें एक है, जंगल भी एक है जी। और विशेषकर माउंट आबू के लिए आज मैं सब सुनने वालों को अनुरोध करता हूं कि माउंट आबू केवल दिलवाड़ा नहीं है, नक्की लेक नहीं है, सनसेट पॉइंट नहीं है, गुरु शिखर नहीं है, माउंट आबू अचलगढ़ नहीं है। माउंट आबू विशेष रूप से 3.3 अरब वर्ष पुरानी विश्व की विरासत है, थाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी हो जाती है तो उससे आपको लगाव हो जाता है। आप ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको वहाँ ला के खड़ा कर दिया जहाँ से पृथ्वी शुरू होती है। पृथ्वी का पहला बेटा है माउंट आबू। इसको सरकार को जानना चाहिए, विश्व को जानना चाहिए, UNA को जानना चाहिए और उसको संभालना चाहिए। मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का पहला बेटा है, इससे क्या आशय है आपका? इससे आशय यह है कि जब पृथ्वी बन गई थी कई अरब वर्ष पहले, तो 3.3 अरब वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, उसमें से माउंट आबू निकला था। और इसलिए माउंट आबू सबसे पुराना है, उसकी वनस्पति सबसे पुरानी है, उसका वन्य जीव सबसे पुराना है, उसके शास्त्र सबसे पुराने हैं, उसकी कथानक सबसे पुरानी है, प्रेम कथा सबसे पुरानी है, परी कथाएँ सबसे पुरानी हैं, उसकी यात्रा वृत्तांत सबसे पुरानी हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो उसके शिक्षाविद और पर्यटन भी सबसे पुराना है। ये राम लखन की पाठशाला है, जहाँ पे वशिष्ठ के पास आए थे राम लखन की पाठशाला। मैं एक लाइन में सुनाता हूँ आपको। राम लखन की पाठशाला, राम लखन की पाठशाला, नंदीवर्धन ने जिसका अर्बुदांचल नाम डाला, राम लखन की पाठशाला। और इसके बाद अगर आप महाभारत में जाएंगे, वन पर्व में 74 और 75 ऋचाएँ जब देखेंगे आप, तो वहाँ वेद व्यास धर्मराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं, ततो गच्छेत धर्मज हिमवसुतम अर्बुदम पृथ्व्या यत्र वै छिद्रम पूर्वमासित युधिष्ठिर तजाश्रमो वशिष्ठस्य त्रिपुलोकेषु
श्रुत तत्रोज्य रजनी में का गो सहस्त्र पल्लभेतु ततो ननो। हे धर्मराज, क्या बात है। हे धर्मराज, आप अरबुदान चल जाइए। वहाँ वशिष्ठ आश्रम में एक रात रहने से, एक रात मात्र रहने से आपको 1000 गाय दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। क्या बात, सारे पाप धुल गए। बहुत सुंदर। तो ये इको सेंसिटिव जोन आपने इसको बनाया था, फिर जसोर से लेकर के माउंट आबू तक आपने इसको एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनवाया है। तो ये सब बातें थोड़ा सा बताएं जरा हमें, हमारे इसमें संक्षेप में यह है कि जस्टिस नारीमन जी की प्रेरणा थी, सहयोग था। मैं कोई खेत की मूल्य नहीं हूँ, मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट भी देखा नहीं, किंतु उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हमने 2000 में माननीय उच्च न्यायालय में हमने जस्टिस कृपाल थे, ग्रीन जज कहते थे उनको, ग्रीन जज, हरित जज, उनके कोर्ट में हमने एक याचिका की, PIL की, और उसमें ये कहा साहब कि अगर इसको बचाया नहीं गया तो 50 साल में इसका रेगिस्तान बन जाएगा। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और 8-9 साल 10 साल की लड़ाई के बाद 25 जून 2009 को इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये हुआ कि माउंट आबू की एक विशेष स्थिति है पर्यावरण की, उसकी इकोसिस्टम की, उसके अंतर्गत बहुत संवेदनशील है। अगर आप छेड़खानी करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उसकी जो वनस्पति है, उसके जो वन्य जीव हैं, बहुत संवेदनशील हैं, बेहद संवेदनशील है। और उसके बाद अगर आप अभी आएंगे, मैं सबको अनुरोध करूंगा, पूरे राजस्थान को, पूरे जयपुर वासियों को, पूरे देश को, इस नज़र से आइए कि वो माउंट आबू जो है वो धरती का पहला बेटा है, विश्व की सबसे पुरातन 3.3 अरब वर्ष पुरानी थाती है, विरासत है। उस पर आइए आप लोग, उसका आनंद लीजिए और उस आनंद को भोगिए कि आप उस जगह बैठे हैं जो सबसे पहले सृजन हुआ है धरती पर। उससे सृजनात्मक मुझे प्रेरणा मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जंगल का मतलब क्या होता है? पेड़। उसके बाद घर बनता है पेड़ों से, फिर जब वन जीव आते हैं। तो इसलिए फिर नारीमन साहब की प्रेरणा से, सहयोग से ये हो गया। तो जब ये इको सेंसिटिव जोन बना और जब इसको आपने जसोर से लेकर के आबू तक आपने ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अब वहाँ जो वनस्पति है उसका वर्धन हुआ होगा, जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी कुछ काफ़ी? आप एकदम सही कह रहे हैं। ये खुशी की खबर है कि वहाँ पे वनस्पति का भी वर्धन हुआ है, वहाँ पे तेंदुओं का भी वर्धन हुआ है, वहाँ प्यारे भालू का भी वर्धन हुआ है और सभी जीवों का वर्धन हुआ है और बड़े आनंद से रहते हैं। अगर आप कभी जाएंगे, इत्तेफाक से अगर आप साहसी हैं तो आपको रास्ते पे कई बार रात को टहलते हुए मिल जाएंगे और आप बोलेंगे अरे ये भालू जा रहा है, वहाँ हमने तेंदुआ देखा है। बहुत कमाल की बात है, अद्भुत। डॉक्टर साहब, ये आप बहुत सेवा भी करते हैं, समाज के साथ भी जुड़े रहे हैं और आप अपने पेशेंट्स को जो आते हैं, मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, जो डॉक्टर अरुण शर्मन हैं, तकरीबन अपना एक क्लिनिक चलाते हैं जिसमें कि जो निशक्त लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनका मुफ्त में इलाज करते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ जो बड़े जो जिनको समाज में जो समाज सेवी होते हैं, जो दानदाता होते हैं, उनके साथ मिलकर के तकरीबन आपने 8 से 9 करोड़ रुपए 10 करोड़ की दवाई बांटी है, 10 करोड़ की दवाइयाँ बांटी हैं और आपने 175 यूनिट का खून दिया है। खून भी, तो खुद का खून दिया। इस बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पूरे देशवासियों को कहूँगा कि 18 साल से लेकर 50 वर्ष तक आप अपना रक्तदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसान नहीं होता है और वर्ष में कम से कम 2 बार तो कर ही सकते हैं आप। मैं सबसे करबद्ध करके अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग अपनी माता और पिता के जन्मदिन पर रक्तदान करें। हमारे ब्लड बैंक कभी खाली नहीं रहेंगे। हमें समूह में रहकर, भीड़ में रहकर फिर कभी कैंप नहीं करने पड़ेंगे जी, और उसमें एकदम ताज़ा रक्त मिलेगा। एक बार फिर मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, सबसे प्रणाम करता हूँ, सबसे नतमस्तक होकर आपसे अनुरोध करता हूँ, पूरे देश से, पूरे राजस्थान से, हर लोग से, कि अपने माता और पिता के जन्मदिन पर सब लोग रक्तदान करें, उसका उत्सव मनाएं, उसको हैप्पी बर्थडे मनाएं। क्या बात, क्या बात, बहुत कमाल की बात है ना। कमिंग बैक टू अगेन टू द सेम, आपको जो हम बात करें जंगल की, और हम इसको थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं आपकी बातचीत को हमारे साथ। आप पियानिस्ट भी हैं जी सर, और बहुत कम ऐसे पियानिस्ट हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन हिंदुस्तान में शायद आप ही अकेले पियानिस्ट होंगे। दर्शकों, एक बात बहुत समाज कमाल की है, पियानो बहुत लोग बजाते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट बहुत कमाल का इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। घर में इसको रखें तो ड्राइंग रूम में बड़ा एक एस्थेटिक लगता है। बट पियानो बजाना और उसके साथ साथ अपनी कंपोजिशन को प्ले करना तो ठीक है, बट उस पर गाना ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। आप जंगलों से इतने जुड़े रहे हैं, यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट इन योर ओन राइट एंड अ बिग राइट इन फैक्ट।
तो क्या आपने कुछ जंगलों के लिए भी कुछ ऐसा बनाया है जो हम पियानो पे अपने दर्शकों को सुना सकें? मैं ज़रूर सुनाऊंगा। इसके पहले आपको एक बात से अवगत कराऊंगा। जी। इस सब के पीछे जो शक्ति है जी। वो जस्टिस नारीमन है। वो विश्व के श्रेष्ठतम, मेरे ख्याल से, पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत के विद्वान हैं। उनके साथ 40 वर्ष समागमन करते हुए, उनके साथ सुनते सुनते मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे पियानो बजाना चाहिए। क्या बात है। आज वो ये कहते हैं कि इस उम्र में आकर, कोविड के समय जब कुछ नहीं था, मैंने विश्व के महानतम एक पियानिस्ट थे, एक पाठ सीखा था, वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, लैंग की बात कर रहे लैंग हैं साहब की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे एक पाठ दिया था, गुरु मंत्र दिया था, उस गुरु मंत्र से आगे बढ़ा मैं। तो आप उनसे मिले थे? नहीं, हम तो कोविड में किसी से नहीं मिले। अच्छा। और आज की तारीख में जस्टिस नारीमन कहते हैं कि पियानो बजाना खुद अपने आप में मुश्किल है, उस पर गाना और भी मुश्किल है। ठीक वैसे ही कि पोलो खेलने के लिए पहले आपको घोड़ा चलाना सीखना पड़ता है, ओह, और फिर आपको पोलो की स्टिक चलानी सीखनी। अच्छा, पोलो की बात से मुझे याद आया, देखिए कितनी लंबी लिस्ट है आपकी, कि आपने पोलो का भी कल्चर वहाँ पे शुरू किया है माउंट आबू के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं 1894 में 1894 में पहली बार पोलो आया था, और 1932 में पोलो बंद हो गया। जी। अब मैं सभी से कहूँगा जो सुन रहे हैं, और माननीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री से कहूँगा, जो हिज हाइनेस उनके पुत्र हैं, वो बहुत अच्छे पोलो प्लेयर हैं। माउंट आबू का पोलो फील्ड जो है वो 1894 से है, 1932 में बंद हो गया था। सबके सहयोग से, हिज हाइनेस जोधपुर, हिज हाइनेस सिरोही, ना आर्मी चीफ, सबके द्वारा मैंने ये करवाया। जी। और ये 2006, 2007, 2008 में पोलो हुआ। हाँ, अच्छा, तो अब ज़रा एक बार हो जाए, आप इस पे आ जाएं तो मैं कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को। मैं भी बड़ा बेताब हूँ सुनने के लिए। मैं पहले आपको ग्रीन पियानो सुनाऊंगा। हाँ, ग्रीन पियानो प्लीज़। उसके बाद जो मेरा प्रिय है ना, गीत अरुण द सेरेनेड्स। पहले गीत अरुण द ग्रीन पियानो। उसके अंदर मैं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में मैं इसके लिए प्रचार प्रसार करता हूँ कि वो जंगल को बचाएं। जी, क्या बात है। तो मैं अंतिम जो बात है, जो नारा जो मेरा है माउंट आबू का, जो हमने एक एंथम बना लिया है जी, वो आपकी अनुमति से सुनाता हूँ। आइए, आप आइए। जी, बहुत कमाल की बात। मैं तो पहली बार पियानो देख रहा हूँ और किसी को बजाते हुए देख रहा हूँ मेरे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कि इसका प्रचार प्रसार करें दूरदर्शन की तरफ से। जी। और पियानो अब हमारे देश में आना चाहिए भारतीय तरीके से। क्या बात। हमें हमारी व्याकरण के अंदर हमें परिवर्तन लाना चाहिए, और नए रूप से हमको अपना संगीत बनाना चाहिए, जो बॉलीवुड से अलग हो, जो टेलीविजन से अलग हो, अपना हो। आप लिखिए, गाइए। और पियानो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, करीब आएंगे आप जी, कि देखिए, ये दाहिना हाथ मेरा मेलोडी बजा रहा है, और बायां हाथ मेरा जो है वो कॉर्ड बजा रहा है, हारमोनी बजा रहा है, रिदम बजा रहा है। अब मैं आपकी अनुमति से बजाता हूँ, प्लीज। चिपक जाएंगे पेड़ों से हम देंगे अपनी जान, चिपक जाएंगे पेड़ों से हम देंगे अपनी जान। अरे पत्ता भी छुआ तो देखो खो दोगे तुम प्राण, अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा। जंगल का चप्पा चप्पा है जंगल की पहचान, जंगल का चप्पा चप्पा है जंगल की पहचान। अपने प्राणों से भी प्यारे वन जीवों के प्राण। क्या बात, जबरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। आपने तो बिल्कुल ही माहौल ही बदल दिया। आपने बिल्कुल ही एक तरीके से इस प्रोग्राम को एक अलग लेवल पर लेके चले गए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये गीत सुन लेने के बाद से ये तो एक एंथम बन जाना चाहिए कि अब नहीं होने देंगे जंगल को हम नंगा। क्या कमाल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसको बजाने के लिए और इसको बनाने के लिए। आपकी आवाज़ में बहुत कमाल का थ्रो भी है, और एक जो पैशन निकल के बाहर आ रहा था, ये वाकई में शो करता है, दिखता है कि आप कितना सोचते हैं जंगलों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे। सारे
विश्वविद्यालय, सारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से कहूँगा कि मुझे बुलाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली ये प्रचार प्रसार करना है कि जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल जमीन जंगल का मंगल, जन जन का है मंगल, वरना सब कुछ अमंगल। वरना सब कुछ है अमंगल। अमंगल। क्या बात है। हाँ, जाहिर सी बात है। जल जमीन जंगल का मंगल, जन जन का है मंगल, वरना मैं फिर आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, सारे विद्यालय, जयपुर से शुरू करते हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे महान विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो मुझे बुलाएं। और जयपुर तो खुद एक म्यूजिक का बहुत बड़ा घराना रहा है। जयपुर तो घराना है सर, विश्व का विख्यात है। यहाँ से बड़े कलाकार हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं, कुछ लोग आपको राजस्थान का प्रेमचंद भी कह देते हैं बहुत प्यार से, और आप कह रहे थे कि आप कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, बट फैक्ट ये है कि मेरे हाथ में जो किताब थी आपकी, ये वाली अररिया की पुतरिया, ये तो पूरा एक नाटक है जो आपने कोर्ट रूम ड्रामा लिखा है जी। तो नाटक लिखना और थिएटर, राजस्थान में बहुत बड़ी परंपरा रही है थिएटर्स की, तो आप इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, थिएटर से मुझे बचपन से लगाव है जी। मेरी परवरिश बंगाल में हुई है जी। बंगाल थिएटर का मक्का रहा है जी। और वहाँ पर मैंने ये अनुभव किया कि थिएटर संपूर्ण कला है। इसलिए मैंने माउंट आबू में एक प्रेक्षाघर भी बनाया, सबके प्रयास से, सबके सहयोग से, और मैं चाहूँगा कि उसको सरकार अपना ले और उस प्रेक्षाघर को और माउंट आबू को एक विशेष स्थान दे, एक विशेष कला संगम के लिए। थिएटर से हम पैदाइशी करते हैं, हम बच्चे होते हैं, हम किसी न किसी की नकल करते हैं और हमें उत्साहित करते हैं लोग कि बुआ कैसे बोलती हैं, हाँ। दादी कैसे चलती है, दादा कैसे पान खाते हैं। हाँ। तो वो हो गया एक्टर और एक हो गया दर्शक। वही थिएटर है सर, सारा जीवन थिएटर है। और शेक्सपियर तो कह गया है, द वर्ल्ड इज ए थिएटर। वर्ल्ड इज अ थिएटर, शेक्सपियर ने खुद ने कहा है। वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो थिएटर मेरे रग रग में भरा हुआ है। सबसे पहला प्ले मैंने, मेरे ख्याल से मैं मुश्किल से 4वीं-5वीं में पढ़ता था, तब मैंने अपना प्ले किया था, लिखा था। उसके बाद से मैं नाटक अंग्रेजी हिंदी में लिखता ही आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे आप हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, आप बांग्ला में भी लिखते हैं? बांग्ला में गीत लिखता हूँ। बांग्ला में गीत लिखते हैं। आपने माउंट आबू में स्पीक मैके की शुरुआत भी करवाई? जी जनाब। ये कैसे? ये ऐसा हुआ कि बहुत सहयोगी लोग थे सिरोही में। डॉक्टर हाड़ा साहब थे, माधव हाड़ा, वो एक दिन मेरे पास आए, बोले कि हमने सुना आपको संगीत से बहुत प्रेम है, तो स्पीक मैके आरम्भ करें। मैंने अंधे को चाहिए 2 आँखें जी। मैं बंगाल छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है जी। तो स्पीक मैके आना बहुत ज़रूरी है, और स्पीक मैके हम लिया है सर। और मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत गौरवान्वित हूँ कि इतने बड़े बड़े कलाकारों से पास बैठ के मैंने सीखा। वो सब मेरे द्रोणाचार्य हैं। क्या बात। किस किस को बुलाया आपने वहाँ? किसको नहीं बुलाया, रविशंकर और मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, जाकिर हुसैन को छोड़ के मेरे ख्याल सब आए। पंडित जी भी आए, शिव कुमार शर्मा जी भी आए, सब आए हैं। माउंट आबू में सब आए हैं, सब नृत्यांगना आई हैं, गायक आए हैं, वादक आए हैं, सब। ये काफ़ी सारे लोग, डॉक्टर शर्मा, राजस्थान के बाहर के हैं, और जब ये माउंट आबू पहुँचे हैं तो एक तरीके से राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हुए हैं, इनका मौका मिला है, तो इनका क्या नज़रिया होता है जब राजस्थान आते हैं ये लोग? राजस्थान का मुझे पता नहीं, माउंट आबू जब लोग आए, भले विश्वमोहन भट्ट साहब हों जयपुर के, या शिव कुमार जी जो पहाड़ों से आए हैं, उन्होंने कहा इतना अद्भुत पहाड़ उन्होंने देखा नहीं। क्या बात। अद्वितीय, अतुलनीय पहाड़ है वो। माउंट आबू के लिए कह रहे हैं? माउंट आबू के लिए सब ने कहा, और मैं बहुत आनंदित हुआ इस बात को सुनकर। क्या बात है। दर्शकों को बताना चाहूँगा, माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, तकरीबन 1080 मीटर इसकी हाइट है। आप ऊपर चले जाते हैं तो और वहाँ कई प्रकार की वेजिटेशन है, जंगल है, जैसा आप डॉक्टर शर्मा बता रहे थे। नक्की झील, जिसके लिए बहुत ज़रा वर्ल्ड फेमस है, वो कभी कभी सर्दियों में वो झील जम जाती है, कहते हैं नक्की झील जम गई, सर्दियाँ बहुत तेज़ पड़ने लग गई हैं। तो राजस्थान में सर्दियों का होने का पैरामीटर भी ये है कि नक्की झील जमी कि नहीं जमी? नहीं, मैं कहूँगा 2 बातें कहूँगा आपसे। जी। आपने जो पहली बात कही कि आपने क्या कहा माउंट आबू के बारे में? जी, मैंने कहा कि 1080 मीटर वो तो सबसे ऊंचा पर्वत यही है ना। उसके अलावा देखिए, नक्की झील वगैरह जो है ना, उसमें ओस जमती है। जी। ओस जमती है जी। उसमें बर्फ़ नहीं जमती है। अच्छा, ओस पहली किरण के साथ ही वो ओस पिघल जाती है। किंतु सर्दी बहुत अच्छी पड़ती है, कुरमुरी पड़ती है। गीत भरे प्रीत भरे टीस भरे दिन, कुरमुरी धूप में शीत भरे दिन, हे गीत भरे प्रीत भरे टीस भरे दिन, ये वो है। और मुझे आपसे बात करके ना भूपेन हजारिका का याद आता जा रहे हैं बार बार। मैं वहीं से हूँ, बंगाल से। हाँ, क्या बात है। अच्छा, 2500 गीत लिखे हैं आपने? हाँ, 2500 गीत। 2500 गीत लिखे हैं। बहुत लंबा काम हो जाता है 2500 गीत लिखने में। किस प्रकार के गीत लिखते हैं? जंगलों की बात तो हमने सुन ली। मैं हर प्रकार के गीत लिखता हूँ।
मेरे 2 विभाग हैं, एक पर्यावरण के हैं, वो अलग अपने गीत हैं, और एक मेरे बहुत ही प्रखर प्रचंड प्रेम गीत हैं, क्या बात है ना। और उनमें नए नए आयाम, नए नए उपमाएँ, नए रूपक ढूंढता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। स्कूटर चलाते हुए, सोते हुए, जगते हुए, सपनों में मेरे गीत आते रहते हैं, अवतरित होते हैं। मैंने कभी लिखे नहीं गीत। क्या बात है। तो ये अब ये थोड़ा दोबारा बताएं कैसे, मतलब इसको विस्तार दें बस बात उदाहरण के स्वरूप कि मैं सो रहा हूँ, 2 बजे मुझे कुछ सपने में सुनाई पड़ता है जी शब्दों के साथ, जी और उसको मैं उठकर यही पियानो मेरे पास जी बिस्तर के पास है, उस पर मैं उतार लेता हूँ। और आजकल बड़ा अच्छा उपकरण है अपने पास, मोबाइल, जी। उस पर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में उसको संवारता रहता हूँ। जी जी। देखिए, ये जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जो लोग बहुत कुछ नया कमाल कर रहे होते हैं, आप उनसे पूछें कि वो कैसे कर पाते हैं, तो उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी जो किसे कहते हैं ना कि हम्बल होने वाली जो प्रवृत्ति होती है, वो उनको ऐसा कह देती है कि मुझे सपने में आ जाते हैं। डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, रामानुजम जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, रामानुज, वो उनसे पूछा गया एक ज़माने में, भाई वो इतने बड़े बड़े गणित के प्रमेय, थ्योरम सॉल्व कर देते थे, तो उनसे पूछा गया कि आप ये कैसे कर पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे गांव की देवी हैं जो सपने में मेरे को आती हैं और मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और मुझे वो सॉल्व करा देती हैं। सुबह जब मैं उठता हूँ तो जो सपना मैंने देखा है वो याद मुझे रह जाता है और मैं लिख देता हूँ। कमाल की बात। गालिब से पूछा गया, भाई आप ऐसे कैसे लिख लेते हैं, तो गालिब ने कहा था कि आते हैं गैब से ये माज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो आपकी ह्यूमिलिटी होती है इसमें, आप ऐसा कह देते हैं कि भाई यही होता है। आप देखिए कीकुल, देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर भी माने जाते हैं, जी जी, बेंजीन का रूप उनको सपने में मिला, सपने में मिला। सांप अपनी पूंछ बार बार पकड़ रहा था, उसी से बेंजीन का रूप मिला था, क्योंकि जबकि बेंजीन का स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रही थी इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल, बहुत कमाल की बात है। देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और बेंजीन मेरे लिए बड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी। मैंने पढ़ी थी 10वीं 11वीं क्लास की बात। कितना सुंदर आकार है उसका। हाँ, उसका वो आकार है, वो एलिमेंट घूमता रहता है। एलिमेंट, खैर हमारे लिए तो आप एक बेंजीन लग रहे हैं। मैं आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बार बार मेरे हाथ से निकल के चले जाते हैं। मैं ये पकड़ता हूँ तो वो छूट रहा है, और वो पकड़ता हूँ तो फिर ये छूट जाता है मेरे हाथ से। मान्यवर। 2500 गीत, ज़्यादातर प्रेम गीत, बहुत ज़्यादा प्रेम गीत। तो प्रेम गीत जब लिखते हैं तो फिर आप कंपोज भी करते हैं, उनको बनाते भी हैं, उनको सुनाते भी हैं। आपका एक वो भी है, अरुण द सेरेनेड। इसका मतलब क्या है? गीत मतलब अरुण के गीत जी, सेरेनेड मतलब प्रेम गीत। क्या बात है, बहुत कमाल की बात है। एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, लाल पत्थर, जिसमें कि शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। थोड़ी बात अलग हो जाती है, पर उसमें वो पियानो होता है और उसमें गाना बजता है कि गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी। तो क्या कुछ इस तरह से आप भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ आपके द्वारा, इस मंच के द्वारा, कि जयपुर से शुरुआत होकर पूरे भारत में हम सब पियानो पे गीत गाएं अपने और आनंद मनाएं। क्या बात है। आपने बहुत सारी कहानियां भी लिखी, मैं गीतों के बारे में बाद में आऊँगा, पियानो के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वो एक मेन हमारे भी अट्रैक्शन है। कहानियों के बारे में बात करते हैं। नाटक तो आपने लिखे ही हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं। कहानियों का आपका लिखने का पसंदीदा विषय कौन सा होता है? देखिए, गीत जितने मेरे कोमल हैं जी, जितने मधुर हैं, कहानियाँ मेरी उतनी खुरदरी हैं, एकदम वास्तविक हैं। वहाँ पे कुछ भी लुकाव छपाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर होने के नाते मेरे जीवन में बहुत कुछ खबरें, समाचार, सूचनाएं आती हैं, उसमें कुछ ऐसी होती हैं जिनको साझा करना आवश्यक हो जाता है जी। तो इस तरह से मेरे 3 अंग्रेजी और 2 हिंदी कहानी संग्रह हैं। एक तो पिछले बारी साहित्य अकादमी राजस्थान ने छापा है, उसका नाम है तालाबंदी और अन्य कहानियाँ। उनको आप पढ़ेंगे और अन्य कहानियाँ, आप मुझे पता भेजिएगा, मैं आपको भेजूंगा एक प्रति, और आप देखिएगा कि आप पूरा तालाबंदी का समय पूरा जी लेंगे उसके अंदर। उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी थी 2 साल के अंदर जी, वो सारी की सारी लिपिबद्ध की है मैंने अलग अलग रूप में जी। और ये मेरी कहानियां हैं। अंग्रेजी में तो बहुत सारी कहानियां मैंने निरंतर लिख रहा हूँ। आप एक अखबार के लिए कॉलम भी लिखते हैं पिछले 20 सालों से? मैं 19 साल से टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद के एडिशन से माउंट आबू पे लिखता हूँ। ओहो, केवल माउंट आबू पे। तो आपको इतना कंटेंट है माउंट आबू पे लिखने के लिए? जब मैंने पहली बार प्रारंभ किया तो सबने यही सवाल किया था जो आपने किया कि माउंट आबू में क्या लिखोगे जी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समेटू कैसे में। अनंत, उसका शीर्षक यही है उस स्तंभ का, आबू टेल। हाँ, आप अपना पता भेजिएगा, मैं आपको सारा भेज दूंगा पुराना। तो आप उसमें पूरा जो माउंट आबू की जो ज्योग्राफी है, जो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, डेमोग्राफी है, वन्य जीव है, वेजिटेशन है, सब पे लिखते हैं आप? मैं किस पे नहीं लिखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार आभा नारायण लांबा आई थी माउंट आबू में, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की मित्र,
तो उन्होंने जाके माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि उन्होंने इतिहासकार बहुत देखे जी। हैं, शी हैज़ सीन मैनी हिस्टोरियंस ऑफ ए प्लेस बट शी हैज़ नेवर मेट अ बायोग्राफर ऑफ द प्लेस। 100%, मैं यही कहने वाला था। आई एम ए बायोग्राफर ऑफ द प्लेस। आप जिस मकान पे हाथ रखेंगे मैं उससे बात बताऊंगा आपको, वहाँ की प्रेम कथाएं, वहाँ की दंत कथाएं। मैं तो आपको एक और बात बताऊंगा इस मंच से जी। कि वहाँ के जो महाराज सुल्तान थे, मेरे ख्याल से उनके बारे में कहीं किसी इतिहास किताब में नहीं है। जी। 2009 में जब उनके बारे में मालूम पड़ा, उनका मैंने नाटक लिखा रिडीमर ऑफ गॉड्स, जो पिछले 14 वर्ष से वाशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कैटलॉग में नंबर 1 नाटक है, रिडीमर ऑफ गॉड्स। मैं चाहूँगा कि सारे विश्वविद्यालय जो राजस्थान के उसको बताएं और उसका गौरव देखें। वो पहला आदमी था, पहला वीर था, परम वीर था, अति वीर था, जिसने कि अकबर को हराया था। ये तो हमने कहीं सुना नहीं कि अकबर हारा है। जी। उसने बेरहमी से अकबर को हराया था। दत्तानी क्षेत्र में तो इतना हराया, उसके बाद मेरे ख्याल से किसी आतताई ने, किसी आक्रांता ने कभी भी माउंट आबू और सिरोही पे हमला नहीं किया। क्या बात है। तो माउंट आबू से इतना लगाव किस लिए? इसलिए क्या वहाँ रह रहे हैं या आपको उसमें कुछ अट्रैक्शन नज़र आता है? देखिए, मैं माउंट आबू कभी नहीं आना चाहता था। जी। माउंट आबू आने के बाद उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने मुझे इस कदर जकड़ लिया और धीरे धीरे मैं उसके प्रेम पाश में पड़ गया, उसके मोह में पड़ गया। मैं दिन रात माउंट आबू बिछाता हूँ, ओढ़ता हूँ, माउंट आबू सोचता हूँ, माउंट आबू लिखता हूँ, माउंट आबू गाता हूँ, माउंट आबू सब कुछ करता हूँ, क्योंकि माउंट आबू में इतना कुछ है, इतना कुछ है। मैं बताऊँ, देखिए, राम लखन आए थे जी। सुरत्रान हैं, ऋषि वेद व्यास हैं, धर्मराज से कह रहे हैं, और भी विवेकानंद वहाँ आए थे, पोलो है, गोल्फ है। मैं चाहता हूँ इसको स्मार्ट सिटी बनाकर राजस्थान सरकार जो है विश्व का एक नमूना बना दे। क्या बात है। प्यारा सा है, नन्हा सा है, सुंदर सा है, बहुत प्यारा है। आप आइए, मैं अपनी नज़रों से आपको, अपनी आंखों से आपको दिखाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि आप कैसी जगह आए हैं। क्या बात है। आपने शहर बहुत देखे होंगे दर्शकों, मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं, पर शहर किसी खास व्यक्ति की नज़र से देखें, वो व्यक्ति खास आपके लिए खास हो, उस व्यक्ति की नज़र से देखें और उस शहर में काफ़ी अरसे से रह रहा हो। वाकई में शहर को देखने का, शहर को समझने का, शहर को जानने का नज़रिया आपका बदल जाता है। और शहर वो जिसका एक इतिहास हो, शहर वो जिसकी संस्कृति हो, जिसकी विरासत हो, जिसके पास काफ़ी कुछ कहने के लिए हो और बताने के लिए एक ऐसा आदमी, डॉक्टर अरुण जैसा आदमी मिल जाए तो शायद आपकी नज़र, आपका समझ काफ़ी बदल जाती है। माउंट आबू कई बार गया हूँ मैं, पर जिस तरह से आप मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास माउंट आबू की सर्वप्रथम विश्व की एकल कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं, जो विश्व में कहीं नहीं है। आपने 7 लिखी हैं। 7 लिखी हैं, और मैं चाहूँगा कि पर्यटक विभाग जो राजस्थान का है वो उनको गोद ले ले। मुझे कॉपीराइट के अलावा उसके कुछ नहीं चाहिए उनसे। मुझे तो उनमें क्या लिखा है आपने? लिखा नहीं है, वो माउंट आबू है जी। माउंट आबू। देखिए, वो बोलते हैं ना, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। मैं उसको माउंट आबू दिखा रहा हूँ अलग अलग रूप में। दिलवाड़ा मंदिर है, उसका पूरा का कॉफ़ी टेबल बुक है। जी। अब मैंने अल्मा मेटर ऑफ लॉर्ड रामा, उस पर एक कॉफ़ी टेबल बुक है। जी। वहाँ की जो ग्रासिया हैं उन पर एक कॉफ़ी टेबल बुक है। वहाँ का वन, हाँ आप बता रहे थे कि माउंट आबू का वन क्यों विशेष है, जी। वो पूछ रहा था आपसे मैं। जी। माउंट आबू का वन में इतना अद्भुत है कि 600 मीटर पर वो कटीला जंगल है जिसमें शेर वे रहते थे एक ज़माने में। जी जी जी। उसके ऊपर चली जाइए तो डेसिडियस फॉरेस्ट है, 800, 900, 1100 मीटर तक। उसके ऊपर चला जाइए, ग्रीन फॉरेस्ट है। एक जगह पे आपको 3 किस्म के जंगल मिल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। और नीचे मैंने फिर बाद में और बचाने के लिए कॉरिडोर नीचे है, पूरा का पूरा परिधि जो है जी, उसमें बफर जोन ले लिया मैंने। जी जी, ये लिया। तो माउंट आबू की बात, थिएटर की बात, किताबों की बात, लिखने की बात, समाज की सेवा की बात, एक्टिविस्ट की बात भी करेंगे। मैं एक्टिविज्म पे भी आऊँगा आपको, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा, आपने खैर एक्टिविज्म ही आपने माउंट आबू को एक इको सेंसिटिव जोन बनाया है। म्यूजिक, योर लव, योर फर्स्ट लव, और प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लव, माय डीपेस्ट लव। डीपेस्ट लव। तो आप हमारे दर्शकों को, अब बहुत, मैं खुद बेताब हूँ, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं गीत अरुण सेरेनेट के 2 गीत सुनाऊंगा आपको जी। एक तो इसलिए सुनाऊंगा कि उसका मेरा उपन्यास आ रहा है उस शीर्षक से, जी। अब फोन न करे तुझे। अब फोन न करें तुझे, वो गीत है मेरा। जी। और दूसरा है तेरी चाहत के बाद कोई चाहत न रही। तेरी चाहत के बाद चाहत न रही। कोई चाहत न रही, अच्छा, जीवन में कोई चाह नहीं रही। क्या बात है। मुझे बशीर बद्र का शेर याद आ गया कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ अब इस दुआ के बाद। बस। क्या बात है। तो आइए दर्शकों, एक और गीत सुनते हैं डॉक्टर अरुण शर्मन का बनाया हुआ, कंपोज किया हुआ और उन्हीं की आवाज में गाया हुआ, पियानो के ऊपर। ये बहुत डिफिकल्ट है, खुद ही ने बनाया, खुद ही ने कंपोज किया, खुद ही गा रहे हैं पियानो के ऊपर। एक और गीत
मैं उधर आना चाहूंगा डॉक्टर शर्मन, आप और मुझे आने की आज्ञा आपके दें आने तो। से मुझे हिम्मत मिलती है। क्या बात, धन्यवाद आपका, मुझे एक- बहुत अच्छा महसूस होता है, रोमांच महसूस होता है। एक निजी श्रोता भी मिलता है। क्या बात तो है। उत्साह उमंग बढ़ती है। क्या बात है सर। अब फोन ना करे तुझे फतवा ये तूने दिया। अब फोन ना करेंगे तुझे वादा ये हमने किया। इस फैसले से क्या तुझे सुकून मिल गया। अब फोन ना करे तुझे फतवा ये तूने दिया। क्या था? फोन ना करने से क्या बातें खो जाएंगी। फोन ना करने से क्या यादें सो जाएंगी। फोन ना करने से क्या मुरादें मर जाएंगी। अब याद ना करे तुझे फतवा ये तूने दिया। अब याद ना करेंगे तुझे वादा ये हमने किया। इस फैसले से क्या तुझे सुकून मिल गया। अब फोन ना करे तुझे फतवा ये तूने दिया। प्यार में क्या सिर्फ तेरा ही चैन खोया है। प्यार में हमारा भी तो चैन रोया है। प्यार का मजहब सदा दर्द गोया है। अब प्यार ना करे तुझे फतवा ये तूने दिया। प्यार ना करेंगे तुझे वादा ये हमने किया। इस फैसले से क्या तुझे सुकून मिल गया। अब फोन ना
करे तुझे, फतवा ये तूने दिया। बहुत कमाल, बहुत कमाल, क्या बात है। अब फ़ोन ना करें तुझे, फतवा ये तूने दिया, अब फ़ोन ना करेंगे तुझे, वादा ये हमने किया। जी सर। पर ये तो बहुत ही कमाल का है। पर ये थोड़ा सा एक बात बताएं, जैसे इन सब गानों के अंदर, इन सब म्यूज़िक को बनाने में ये डिफ़िकल्ट क्यों कहते हैं इस बात को? पहली बात तो ये है जी कि पोलो को देखिए, पहले आपको घोड़ा चलाना सीखना पड़ता है, जी फिर आपको हॉकी सीखनी पड़ती है, दोनों में संतुलन करना पड़ता है। जी पियानो अपने आप में एक बहुत ही कठिन और डिमांडिंग साज है, बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें दो हाथ से अलग अलग चीज़ बजती हैं। अच्छा एक में मेलोडी बजती है, दूसरे में हारमोनी और रिदम बजता है। अच्छा दूसरा क्या है कि आप जब बजाते हैं तो उसके अंदर खासकर हमारी भारतीय माधुरी को, भारतीयता की जो हमारा संगीत है बहुत मधुर है। विश्व में हमारी जो सबसे बड़ी पहचान है, हमारा यूएसपी है, वो मेलोडी है। उस मेलोडी को पियानो में उसकी हारमोनी के साथ बांधना और फिर उसके साथ गाना जी। थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अच्छा, सबसे अक्सर ये लोग बात करते हैं, अक्सर मैं सुनता हूँ, जानते हैं, हम देखते हैं, आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि उन्होंने एक फ्यूजन किया है। फ्यूजन किया है कि वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल को दोनों को मिलाया। कुछ ऐसी बात आप भी कह रहे हैं? नहीं, नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या होता है? देखिए मेरे पास गीत प्रधान है, कोई फ्यूज़न नहीं है इसमें। अच्छा गीत प्रधान का महत्व ये है कि जब आप ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं जी तो उसमें जो इंटरलीव्स होते जी। हैं या उसमें जो साज होते हैं जी। वो कई बार अपनी पहचान गीत से ज़्यादा बड़ी बना देते हैं। कि बीच में किसी वायलिन बजाई, आप वाह वाह करने लग गए, कहीं बहुत बढ़िया तबला बजा, आप मंत्रमुग्ध हो गए, किसी ने सितार बजाया, आप बोले वाह, उसका झाला बजा, उसका तिहा बजा, तालियां बज गई, गाना खो गया। जी मैंने इसको इसलिए विशेष किया है जी कि गीति काव्य जो है वो सर्वप्रिय है इसके अंदर। पियानो खाली उसका सहयोग दे रहा है और चल रहा है, इसमें फ्यूज़न नहीं है। आप वैसे हारमोनियम में गाइए, इस पे गाइए, किंतु हारमोनियम में अकेले गाने में फिर आपको सूनापन लगता है, इसलिए आपको तबला भी चाहिए, तो तानपुरा भी चाहिए। ये आपको संपूर्ण सहयोग देता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं गीत को आप प्रधान रखते हैं? गीति काव्य प्रधान है, अच्छा क्योंकि गीत मेरे सपनों में आते हैं, अवतरित होते हैं। जिसमें स्वर नहीं होता है वो मेरे लिए कविता है, और वो कविता जिसमें स्वर है वो गीत है। गीत बन जाता है। अच्छा, जिसमें स्वर नहीं है वो कविता है, और जिसमें स्वर है वो गीत बन जाता है। ताल दोनों में है, ताल दोनों में, छंद भाव दोनों दोनों में। में एक ही होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो कविताएं भी जो आप लिखते हैं, फिर वो फिर ऐसा मान लें हम वो लोग तो कि- निरंतर, वो तो ऐसे सरिता बहती है। मैं उस सब शक्तियों को धन्यवाद देता हूँ, मेरे शिक्षकों को, मेरी माँ को, उन सब द्रोणाचार्यों को, उन सब हज़ारों कवियों को जिनको मैंने पढ़ा है और निरंतर पढ़ता हूँ मैं। जी कविता मेरी बात बात पे निकलती है। मैं परसों ही आया हूँ आपके शहर में, जी। और रात को जाम में फंस गया था, वहाँ बैठा बैठा कविता लिख दी मैंने। मैं निरंतर लिखता हूँ सर, और अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। अच्छा, कमाल रोज़ की एक बात कविता 3,500 से ज़्यादा ईमेल पर सैन फ्रांसिस्को से लेकर, मैक्सिको से लेकर ब्रिस्बेन तक रोज़ भेजता हूँ। आपका ईमेल मिल जाएगा, मैं जी रोज़। ज़रूर, मेरा सौभाग्य होगा आपको मेरे को ईमेल, आप मुझे मैं साझा आपको ईमेल दे कीजिएगा। पाऊँ और मैं आपसे दोबारा आगे बातचीत भी कर पाऊँ। पर थोड़ा समय कम रह गया है, बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग हो गई थी। मैंने आपसे एक गीत हमें आपको हम आप और सुना दें तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। एक कोई आपका जो गीत जिसको आपको लगता है कि भाई ये दिस इज द सॉन्ग Ultimate. ऑफ माय लाइफ, यस ऐसा कोई गीत जी, आइए। जिसको लगता है कि ये गीत आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता था, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि उसी शिद्दत से हम सुनेंगे, हमारे दर्शक सुनेंगे जिस शिद्दत से आपने उसको बनाया होगा। और इसकी जो ओज है, जोश है, इसकी प्रतिबद्धता है, पागलपन है, पैशन है, जी जी, मैं डूब जाऊंगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। 100%। मैं पूरा पागल हो जाऊंगा इसके क्या अंदर। बात है सर। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो ये बात है सर इसके धन्यवाद सर। तो मैं आपकी अनुमति से चालू करता हूँ। सर प्लीज।
आहा, खैर तेरी चाहत के बाद कोई, तेरी चाहत के बाद, तेरी चाहत के बाद कोई, तेरी चाहत के बाद चाहत ना रही इस बात के बाद, इस बात के बाद कोई बात ना रही, तेरी चाहत बात कोई, तेरी चाहत बात, तेरी चाहत के बाद कोई, तेरी चाहत के, क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत। जिस रात तेरे प्यार ने, 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 जिस रात तेरे प्यार ने प्यार बना दिया हमें, प्यार बना दिया हमें, उस रात के बाद, उस रात के बाद कोई रात ना रही, तेरी चाहत के बाद कोई, तेरी चाहत। तूने मौत की तरह हमें, 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 तूने मौत की तरह हमें छीन लिया हमसे, हमें छीन लिया हमसे, हमें इस निजात के बाद, इस निजात के बाद कोई मुराद ना रही, तेरी चाहत के बाद कोई चाहत ना रही, इस बात के बाद, इस बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। के बाद कोई बात ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत तेरी चाहत बहुत की बात कोई, बहुत सुंदर। तेरी चाहत की बात। बहुत कमाल डॉक्टर शर्मन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल, बहुत ही आप डूब जाते हैं, वैसा देखा है मैंने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यू गेट इन्वॉल्व इनटू इट। डॉक्टर शर्मन, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आप पधारे, आपने इतनी दिलचस्प बात की, आपने हमें विस्मित कर दिया, आपने संगीत से, अपनी जानकारी से, आपके काम से, आपके हमारी तरफ से, दूरदर्शन परिवार की तरफ से, आपके जीवन के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैं भी बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, दूरदर्शन का, सबका। बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।